ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा एसिडियन टेडपोल लार्वा। राइट, एसिडियन टेडपोल लार्वा एसिडिएसी ग्रुप से बिलोंग करता है। और एसिडिएसी ग्रुप कौन सा है? जिसे हम बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो आता है। मींस है ये कॉर्डेट्सी, यूरोकॉर्डेटा के अंडर आएंगे और हर्डमानिया का ये लार्वा है, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके कि हर्डमानिया कैसा होता है। तो जब नॉर्मली हम बात करेंगे इसके वयस्क की, इसके एडल्ट फॉर्म की, तो वहां हम देखेंगे कि हर्डमानिया होता है, यूरोकॉर्डेटा से बिलोंग कर रहा है। इसी के साथ साथ हर्डमानिया एक अटैच्ड ऑर्गेनिज्म है जो किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड रहता है। ठीक है, नीचे की तरफ समुद्र तल में पाया जाता है, समुद्री जीव है तो अटैच्ड रहता है। एडल्ट फॉर्म में वयस्क अवस्था है। इसी के साथ इसकी संरचना जो हम बोलेंगे वो बहुत सरल प्रकार की है, सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है। वहीं अगर हम इसी के लार्वा की बात करें, टेडपोल लार्वा की, तो ये लार्वा जो है, जिसे हमने एसिडियन टेडपोल लार्वा बोला है, ठीक है, क्योंकि हम इसका नाम जो है एसिडिया भी बोलते हैं कई बार। ठीक है, इसको हम कई बार एसिडिया नाम से भी जानते हैं, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है एसिडियन टेडपोल लार्वा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये बिल्कुल फ्री स्विमिंग होता है, मुक्त है। ठीक है, आराम से स्विमिंग कर सकता है, फ्री लिविंग है, फ्री स्विमिंग। ठीक है, इसी के साथ ये इसकी बिल्कुल यंग फॉर्म है, यंग अवस्था है और सिंपल है ये, लेकिन ये जो है ये कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी जो संरचना है वो थोड़ी सी जटिल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वहां पर उपस्थित रहेगा। तो ये डिफरेंस है हमारे हर्डमानिया एडल्ट में और हमारे लार्वा। तो जब भी हम लार्वा के कैरेक्टर्स की बात करते हैं, सपोज लक्षण की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले हम स्ट्रक्चर वाइज ऑब्जर्व कर लेते हैं कि लार्वा होता कैसे। ठीक है, कुछ इस तरह की संरचना हमें देखने को मिलती है। राइट, और इसी को जब हम थोड़ा एक्सपैंडेड वर्जन में देखते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह से उपस्थित है। लार्वा की संरचना देख रहे हैं हम कि किस प्रकार संरचना इसकी उपस्थित है। राइट,
ये सरल संरचना बनाई है हमने बिल्कुल सिंपल कि किस तरह से लार्वा होता है और इसी को हमने फिर डिटेल के अंदर बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो है ये हम बोलते हैं पैपिला हैं जिनका नाम है एडहेसिव पैपिला, राइट। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो ये है इसका माउथ, ठीक है। और माउथ से यहाँ फेरिंक्स रीजन है, फेरिंक्स के बाद स्टमक, इंटेस्टाइन और एनस। तो ये स्टमक भाग हो गया, ये इंटेस्टाइन भाग हो गया, ठीक है। ये हो गया एट्रियोपोर, राइट। अब यहाँ हम देखेंगे ऑसिलाई उपस्थित है इसके अंदर और यहाँ पर ये ओटोसिस्ट उपस्थित है, ठीक है। ओटोसिस्ट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट। इसके साथ ये जो रीजन है, ये जो भाग है, इसको हम बोलते हैं सेरेब्रल वेसिकल, ठीक है। सेरेब्रल वेसिकल भाग है, आश्रय भाग। पीछे की तरफ जाएंगे तो ये कहलाएगा नर्व कॉर्ड भाग, कि ये जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है ये है नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये है हमारी एंडोस्टाइल उपस्थिति, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जब हम इसकी कैरेक्टर्स की बात करते हैं, सपोज लार्वा में, ठीक है, हमने बोला फ्री स्विमिंग है, किसी से अटैच नहीं रहता, आराम से पानी में जल में तैरता रहता है, घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। तो जब हम इसके लक्षण की बात करेंगे, इसकी कैरेक्टर्स की सपोज बात करते हैं, तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि ये जो लार्वा है ये 3 भागों में विभक्त रहता है, ठीक है। और वो 3 भाग क्या क्या हैं? बॉडी जो है कि वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज हेड, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। ये नॉर्मली हम बोल के चल रहे हैं कि ये जो बॉडी है ये इतने पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है, हेड सर भाग, पूरा ट्रंक भाग और टेल का भाग। तो नॉर्मली जब हम इनकी साइज की बात करते हैं तो ये हमें ऑलमोस्ट 1.5 mm साइज के ऑब्जर्व होते, ठीक है। 1.5 1.2 इसके आसपास हम बोल सकते हैं। और टेल भाग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.9 mm के आसपास उपस्थित रहता है, ठीक है। इस प्रकार से टेल भाग, बाकी बचा हुआ पूरा भाग ट्रंक भाग और हेड भाग में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि अगर हमारा 0.9 ये है तो 0.3 के आसपास, 0.2 0.4 के आसपास, क्योंकि हमने बोला इसकी साइज 1.2 से 1.5 mm के बीच में हो सकती है। तो इस प्रकार से पूरा भाग यहाँ पर विभक्त है, ठीक है। ये हमने बात की कि ये बॉडी किस तरह से डिवाइडेड है, ठीक है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि इसके आसपास हमें टेस्ट जो है, जिसकी पूरी कवरिंग है वो हमें दिखाई देगी। ये जो टेस्ट चोल जो है ये यहाँ पर उपस्थित रहता है, ठीक है। जैसे हम टेल भाग में भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी चोल उपस्थित है और ऊपर की तरफ भी यहाँ पर चोल भाग जो है वो उपस्थित रहता है, ठीक है। तो कवर्ड रहता है, तो टेस्ट जो है वो पूरी उपस्थित रहती है ट्रंक भाग में भी और टेल भाग, ठीक है। पूंछ वाले भाग में भी उपस्थित है और ट्रंक भाग में भी उपस्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम मान के चलते हैं कि इसके पास यहाँ माउथ उपस्थित है, माउथ के अंदर जाते हैं तो फेरिंक्स भाग भी उपस्थित है, फेरिंक्स से अंदर जाते हैं तो
ईसोफेगस भाग, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सारे भाग यहाँ पर उपस्थित दिखते हैं, राइट। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि माउथ उपस्थित है, जो क्या है, स्मॉल है, छोटा है। इसी के साथ आगे जाएंगे तो फेरेंक्स भाग उपस्थित है, जो कैसा है, स्मॉल है, ठीक है। इसी के साथ आगे जाएंगे तो ईसोफेगस भाग है, ये भी स्मॉल है। इंटेस्टाइन उपस्थित है, स्टमक उपस्थित है, आमाशय, इंटेस्टाइन घूमी हुई है, घुमावदार है, इसके कॉइल बोल रहे हैं। फिर रेक्टम भाग है, जो बहुत छोटा सा स्मॉल सा भाग उपस्थित है। तो इस तरह यहाँ पर सारी संरचनाएं डाइजेस्टिव सिस्टम की उपस्थित रही, राइट। सेकेंडली, अगर हम बात कर रहे हैं कि ये फ्री फ्लोटिंग है, हम बोल रहे हैं, तो ये अपना भोजन आसानी से कहीं से भी ले सकते हैं। तो ऐसा भोजन के लिए उन्हें कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्टली हम अगर बात करते हैं तो इस का जो डेवलपमेंट है वो दो साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, जिनको हम बोलते हैं दास एंड सेबेस्टियन एंड दास ने, दोनों ने मिलकर इसके डेवलपमेंट को, इसके परिवर्तन को स्टडी किया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ कैरेक्टर की। तो यहाँ पर एडहेसिव पैपिला उपस्थित है, जो कि 3 है, ठीक है। 3 एडहेसिव पैपिला यहाँ पर उपस्थित है, 1 2 3, जिनमें से हम देखेंगे 2 तो डोर्सल भाग की तरफ उपस्थित रहते हैं और 1 वेंट्रल भाग की तरफ उपस्थित है, राइट। ये सही है, 2 डोर्सल भाग की तरफ, 1 वेंट्रल भाग की तरफ एडहेसिव पैपिला उपस्थित है। अब इन पैपिला का कार्य क्या होता है कि जब ये परिवर्धन करते हैं, कायांतरण करते हैं, तो ये इन्हें किसी सतह से चिपकना जरूरी होता है, किसी सबस्ट्रेटम से चिपकना इनके लिए जरूरी होता है। तो वहाँ ये उस सबस्ट्रेटम से यहाँ इस पोर्शन के द्वारा चिपक जाते हैं और उनका कायांतरण धीरे धीरे होता है, क्योंकि लार्वा तो पहले फ्री स्विमिंग कहीं पे भी घूम सकता है, लेकिन उसे कायांतरण करना है, उस समय वो नीचे चला जाता है और चिपक जाता है, और वो चिपकता है सिर्फ इन सरफेसेस के द्वारा, जिन्हें हम एडहेसिव पैपिला बोल रहे हैं, जो 3 उपस्थित, ठीक है, आगे के रीजन। नेक्स्टली अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ हम देखते हैं नोटोकॉर्ड की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है, जो सिर्फ कहाँ उपस्थित है, मोस्ट प्रोबेबली हम बोल रहे हैं सिर्फ टेल भाग में इसकी उपस्थिति हमें देखने को मिल रही है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोटोकॉर्ड उपस्थित है, मीन्स सिर्फ टेल भाग में ये उपस्थित है। नेक्स्ट अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये जो है पूरा इसका नर्वस सिस्टम की तरह कार्य करता है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इसे हमने बोला सेरेब्रल वेसिकल, ठीक है, सेरेब्रल वेसिकल स्ट्रक्चर है, संरचना है, जो एक ब्रेन की तरह कार्य करती है, प्रमस्तिष्क की तरह कार्य करती है। मस्तिष्क नहीं है क्योंकि ब्रेन में इतना डेवलप नहीं होता है, लेकिन प्रमस्तिष्क की तरह, प्री ब्रेन की तरह यहाँ काम कर सकती है, जिसे हमने बोला है सेरेब्रल वेसिकल। और इसी के अंदर 2 ऑसिलाई भी उपस्थित रहते हैं, जिन्हें हम फोटोपिगमेंट्स या फोटो रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं, कि ये लाइट को रिसीव करते हैं, जितनी भी लाइट है आसपास उसको लेते हैं, बॉडी तक लाते हैं, इसलिए हम इन्हें फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। और इसी में अगर हम आगे चलेंगे तो ओटोसिस्ट नाम की संरचना भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। और इसी में आगे चलते चलते हम देखेंगे यहाँ पर विसरल गैंग्लियन देखने को मिलेगा, राइट। गैंग्लिया है मींस कॉम्बिनेशन है वहाँ पर नर्व सेल्स का, और फिर आगे जाके नर्व कॉर्ड में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो हमें नर्वस सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा सा देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर नर्वस सिस्टम हमने बोला, ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट क्या क्या है, सेरेब्रल वेसिकल,
और क्या देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर? नर्व। राइट, तो ये संरचना हमें इस तरह से देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करें फेरिंक्स भाग की, तो फेरिंक्स भाग के साइड में एंडोस्टाइल की उपस्थित है, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करेगी, म्यूकस का स्रावण करेगी। और इसके दोनों तरफ पार्श्व जगह पे, दोनों लेटरल साइड पर हमें स्टिग्मेटा भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टिग्मेटा यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। पहले 2 ही होंगे और फिर धीरे धीरे वो 6 पेयर्स में डेवलप हो जाएंगे, 6 पेयर में उपस्थित रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ ये जो प्रेजेंट है ये गिल स्लिट्स हैं। ठीक है, एट्रियोपोर भाग होगा जहां से ओपनिंग हो रही है बाहर की तरफ, और ये एट्रियम गुहा है जो कि यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, हमने एडेसिव पेपिला के बारे में पढ़ा, एंडोस्टाइल, गिल स्लिट्स कहाँ से सांस ले रहे हैं, कैसे वो रेस्पायर कर रहे हैं, माउथ है, टेस्ट है पूरी आसपास प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका बहुत वेल डेवलप्ड है, स्टमक है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, और ये सारी चीजें यहाँ पर उपस्थित रहती हैं। अब हम एक चीज अगर देखें, तो वहां पर हमें जो पूरा टेल वाला भाग है वहां पर हमें मायोटोम्स भी दिखाई देते हैं, दैट मींस मसल्स भी वहां पर वेल डेवलप्ड प्रेजेंट रहती है। जब हम टेल वाला भाग देखते हैं तो वहां पर हमें मायोटोम्स की संरचना भी दिखेगी। ठीक है, तो टेल भाग भी प्रेजेंट है। तो अगर हम टेल भाग को काटते हैं, ठीक है, उसका टीएस क्रॉस सेक्शन काटते हैं, तो हम क्या ऑब्जर्व किस तरह की संरचना को हम वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे टेल भाग है ये, तो यहाँ राइट इस तरह यहाँ पर संरचना में देखने को मिलेगी, जिसे हम बोलेंगे ये है डॉर्सल फिन, डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल फिन। राइट, इसी के साथ ये सारे मायोटोम्स हैं या मसल फाइबर्स हो सकते हैं, ये हमारी नर्व कॉर्ड है, और ये हमारी नोटोकॉर्ड है जो कि नीचे की तरफ व्यवस्थित थी। तो इस तरह की टेल की संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ हमें ओसिलाई की संरचना भी देखने को मिलेगी, जो बहुत इंटरेस्टिंग सी होती है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे ओटोसिस्ट नामक संरचना उपस्थित रहेगी। ये है ओटोसिस्ट। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो हमें रेटिनल और पिगमेंट सेल्स जो होते हैं, रेटिना और पिगमेंट कोशिकाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो ये ओसिलाई की संरचना है कि किस प्रकार से ओसिलाई यहाँ पर प्रेजेंट है। और ओसिलाई को हम बोलते हैं कि ये एक प्रकार का फोटो रिसेप्टर है, या फिर हम बोल सकते हैं लाइट को रिसीव करता है, फोटो रिसेप्टर या फिर लाइट रिसीवर। ठीक है, जितनी भी लाइट बाहर की तरफ उपस्थित है उसको ये रिसीव करने का कार्य करें, इसलिए हम इसे बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, हमने बात की टेल भाग की, ओसिलाई की। अब हम अगर देखते हैं आगे की संरचना, तो हमें संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है, यहाँ देखिए।
ये जो संरचना है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, राइट। तो इसका यहाँ होना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना यहाँ देखने को हमें मिलती है। तो जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये है स्टेटोसिस्ट, और इस स्टेटोसिस्ट या फिर हम इसे ओटोसिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओटोसिस्ट का कार्य क्या होता है? इस ओटोसिस्ट का कार्य होता है बैलेंस बना के रखना या फिर संतुलन बना के रखना, जिससे ये क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी है उसको बैलेंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि अगर जब भी स्विमिंग करे तो वो लार्वा अपने आप को संभाल सके। इस ओटोसिस्ट के जस्ट आगे यहाँ पर दो ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ऑसिलस कहते हैं। ठीक है, इनको हम ऑसिलस कहते हैं। एक होगा एंटेरो डॉर्सल ऑसिलस और एक होगा पोस्टेरो वेंट्रल ऑसिलस। तो इस प्रकार से दोनों सतह पर, वेंट्रल एंड डॉर्सल दोनों सतह पर ये उपस्थित रहते हैं। अब इस बीच वाले भाग की जो हमने बात की, ये भाग हमारा कहलाएगा सेंसरी वेसिकल। ठीक है, संवेदी आशय। ठीक है, जहां पर क्या होता है, बहुत सारी नर्व फाइबर्स एक साथ आकर इकट्ठी रहती हैं। और इसके पीछे वाले भाग की बात करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा विसरल गैंग्लिया, जहाँ पे भी नेटवर्क होगा, जाल होगा नर्व्स का, तो विसरल गैंग्लिया। ठीक है, अब अगर हम आगे की तरफ की बात करते हैं तो इस भाग को हम कहते हैं सेरिब्रल कोन। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि जस्ट ओटोसिस्ट के आगे की तरफ उपस्थित है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं सेरिब्रल कोन। तो इस तरह की संरचना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये है ऑसिलाई, और ये हम स्ट्रक्चर बात कर रहे हैं सेंसरी वेसिकल की, जो बीच में उपस्थित है। ओटोसिस्ट का कार्य बैलेंस का है। ओसिलस फोटो रिसेप्टर की तरह है, जो फोटो को, लाइट को रिसीव करते हैं। ठीक है, और सेरिब्रल कोन आगे की तरफ उपस्थित है। तो जब भी हम बोलते हैं, सबसे पहले एक लार्वा को जब स्टडी नहीं किया गया, उस टाइम पे हर्डमानिया को कॉर्डेट्स में ना रख के इनवर्टिब्रेट्स में रखा गया था, बिकॉज उनमें एडल्ट में, वयस्क में ऐसे कोई लक्षण ही नहीं देखे गए जिनसे हम उन्हें कॉर्डेट में प्लेस कर सकें, राइट। लेकिन जब इन लार्वा की स्टडी हुई, दास सेबेस्टियन ने उन्हें स्टडी किया, उनके डेवलपमेंट को स्टडी किया, परिवर्तन को स्टडी किया, तब उन्होंने देखा कि लार्वा में कॉर्डेट के लक्षण हैं, तो हम इन्हें इनवर्टिब्रेट्स में कैसे रख सकते हैं। तब जाके उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को कहाँ प्लेस किया, कॉर्डेट्स में प्लेस किया, यूरोकॉर्डेटा ग्रुप के अंदर रखा। तो जब भी हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो ये सारे कैरेक्टर्स देखेंगे, तो इनमें कॉर्डेट लक्षण कौन कौन से हैं उसके बारे में भी हम एक बार देख लेते हैं। लार्वा में कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स क्या क्या उपस्थित हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित है पीछे की तरफ, कहीं पे भी हो लेकिन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम इन्हें यूरोकॉर्डेटा भी बोलते हैं कि यूरो मतलब होता है पीछे की तरफ, टेल साइड में कॉर्डेट के लक्षण वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड उपस्थित थी, फिर नर्व कॉर्ड भी उपस्थित है, जो सेरेब्रल आशय है, सेंसरी आशय है, वो आगे जाकर नर्व कॉर्ड ही बना रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें गिल स्लिट्स भी उपस्थित है। तो जो मेन कॉर्डेट स्ट्रक्चर्स होते
कॉर्डेट के कैरेक्टर्स होते हैं वो तीनों कैरेक्टर्स इस लार्वा में उपस्थित दिखे। इसी के साथ हमें यहाँ पर फॉसिलाई भी दिखी जो वेल डेवलप्ड थी, ठीक है, और मसल्स भी देखने को मिली, ठीक है, मसल्स भी देखने को मिली। पेरिकार्डियम जो था वो भी हमें यहाँ देखने को मिला, ठीक है, हार्ट का स्ट्रक्चर भी यहाँ देखने को मिला। सेकेंडली अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी पूरा वेल डेवलप देखने को मिला, नर्वस सिस्टम भी वहाँ हमें देखने को मिला, राइट। तो इन सभी संरचनाओं के बेसिस पे हम इन्हें कॉर्डेट्स में प्लेस करते हैं, पर तीन जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेट के, वो तो हमें यहाँ मिले ही मिले, इसलिए हमने इन्हें इन ऑर्गेनिजम्स को कॉर्डेट में प्लेस किया और कॉर्डेटा ग्रुप में हम इनको रख देते हैं बहुत इजीली। अब हम बात करेंगे इनके हैबिट एंड हैबिटेट की, आवास एवं स्वभाव इनका किस प्रकार से होता है लार्वा। नॉर्मली जब हम बात करते हैं फ्री स्विमिंग फॉर्म में है तब ये होते हैं फोटो पॉजिटिव एंड जीरो नेगेटिव, ठीक है, लाइट इजीली रिसीव करते हैं और ऑसिलाई के द्वारा लाइट को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे ये परिवर्तन करने लगते हैं, कायांतरण करने लगते हैं या मेटामॉर्फोसिस करने लगते हैं, वैसे वैसे चेंज होने लगते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बदल जाते हैं। फोटो पॉजिटिव से ये हो जाते हैं फोटो नेगेटिव, राइट, और इसी के साथ जियो नेगेटिव से जियो पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। जो अर्थ है उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने लगते हैं। तो फोटो पॉजिटिव से फोटो नेगेटिव में चेंज और जियो नेगेटिव से जियो पॉजिटिव की तरफ इनका चेंज होने लगता है, बदलाव होने लगता है। तो नॉर्मली ये होता कब है, कायांतरण के समय, जब ये कायांतरित होते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो माउथ पार्ट है, जो इनका मुख भाग है, वहां पर पहले टेस्ट उपस्थित रहती थी, ठीक है। तो टेस्ट को इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एब्सॉर्ब किया, ठीक है, वहां से हटाया, टेस्ट को रिमूव किया और जो एडहेसिव पैपिला है, राइट, तो टेस्ट को जैसे ही इन्होंने रिमूव किया तो वहां हमने देखा कि टेस्ट रिमूवल के बाद ये जो जंतु थे इन्होंने फूड लेना बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है, ये भोजन लेना बिल्कुल बंद कर चुके थे। कुछ समय के लिए भोजन इन्होंने लिया ही नहीं, भोजन को अवॉइड किया और भोजन को अवॉइड करते ही इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे नीचे की तरफ, सतह की तरफ बैठने लगे। मतलब पहले तो स्विमिंग कर रहे थे, अब भोजन नहीं ले रहे तो एनर्जी भी रिड्यूस हुई और इन्होंने क्या किया, कहीं अपने आप को एक सही जगह पर ले जाना सही समझा, तो ये नीचे की तरफ आ गए, ठीक है, बिल्कुल बॉटम पर आ गए। इन्हें कोई सबस्ट्रेटम दिखा, जैसे कोई पत्थर या कुछ भी ऐसा संरचना इन्हें दिखी, तो उस सबस्ट्रेटम पर इन्होंने अपने आप को, इनके जो पैपिला थे तीन, उन पैपिला के थ्रू अटैच कर, ठीक है, उन पैपिला से अपने आप को अटैच किया और वहां पे फिर इन्होंने कायांतरण करना, मेटामॉर्फोसिस करना शुरू किया। तो जब हम हैबिट एंड हैबिटेट की बात करते हैं, क्योंकि एडल्ट जो है वो क्या होता है, किसी सतह से एक जगह पर ही चिपका रहता है, अटैच्ड रहता है, तभी वो अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो लार्वा है, फ्री स्विमिंग है, कहीं पे भी घूम सकता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग उसकी वातावरण जो है वो चूज कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है, कि उसे कैसा फूड चाहिए, उसे कैसे वातावरण में रहना है, ये वो मूव करके फूड भी वो उस अकॉर्डिंगली ले सकता है, क्योंकि उसे जहाँ ज़्यादा फूड मिलेगा वो वहाँ जाके इजीली फूड को ले सकता है। लेकिन जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो पानी के साथ जो आ रहा है उसे लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे अभी लार्वा स्टेज है, इसकी खुद की मर्जी है कि ये कहाँ जा रहा है, कैसे हैबिटेट में रहकर कैसे फूड
उनका चयन कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है। तो ये हमारी बात थी हैबिट एंड हैबिटेट की, और इस चीज को, ये जो मेटामॉर्फोसिस है ये किस तरह से रहते हैं, इसको बैरल नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी किया था और उन्होंने ही इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से इनमें मेटामॉर्फोसिस होके ये चेंज होते हैं एडल्ट्स में, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कायांतरण। तो जब भी हम मेटामॉर्फोसिस यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें दो प्रकार के बदलाव देखने को मिले, ठीक है। दो टाइप के हमें चेंजेस यहाँ ऑब्जर्व होंगे। फर्स्ट चेंज को हम रखेंगे किस कैटेगरी में, प्रोग्रेसिव चेंज की कैटेगरी में, और सेकेंड चेंज को हम रखेंगे रेट्रोग्रेसिव चेंज की कैटेगरी में। जिसका मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब तो क्या हुआ, नो डाउट वहां पे हो क्या रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, कायांतरण हो रहा है, लेकिन वहां पर चेंजेस भी होंगे, क्योंकि कायांतरण का मतलब क्या हो, बॉडी पूरी चेंज होकर वयस्क में बदल रही है। तो वहां पर दो प्रकार के चेंजेस, बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रोग्रेसिव है मतलब वो चेंज और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एक सिंपल संरचना उपस्थित थी, वो और ज्यादा बड़ी हो रही है, जटिल संरचना में बदल रही है, कॉम्प्लेक्स संरचना में बदल रही है। इसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव चेंज, कि कोई स्ट्रक्चर था, कोई संरचना है, वो और ज्यादा बढ़ रही है, डेवलप हो रही है। लेकिन जब हम रेट्रोग्रेसिव चेंज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि कोई संरचना बहुत जटिल थी, वो या तो सिंपल की तरफ आ रही है, ठीक है, मतलब सरल में बदल रही है, या फिर वो बिल्कुल ही वहां से डीजनरेट हो रही है, वहां से रिमूव हो रही है, राइट। डीजनरेशन हो रहा है उसका, या फिर वहां से उसका रिमूवल हो रहा है, बिल्कुल वहां से हट रही है। तो उस प्रकार की चेंज को हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव चेंज, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव चेंज बहुत इजी है, जो ऑलमोस्ट सब जगह पे हमें देखने को मिलता है, लेकिन इन लार्वा में रेट्रोग्रेसिव चेंजेस भी देखने को मिलेंगे कि ये बिल्कुल अपोजिट सरल अवस्था में बदल जाएंगे। जो वयस्क होंगे वो हमें बिल्कुल सरल प्रकार के देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार की चेंज को हम रेट्रोग्रेसिव चेंज में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेंज के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रेट्रोग्रेसिव चेंज। कि ऐसी क्या चीजें हैं जो वहां से रिमूव हो रही हैं या सरल संरचना में बदल रही है, राइट। तो नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या उपस्थित था लार्वा में, एडहेसिव पैपिला। आगे की तरफ उपस्थित थे एडहेसिव पैपिला। वो एडहेसिव पैपिला हमने देखे, वो बिल्कुल ही गायब हो गए, रिग्रेस हो गए, और हमें वयस्क अवस्था में देखने को मिलते ही नहीं है। तो ये एक प्रकार का रेट्रोग्रेसिव चेंज हुआ कि वो समाप्त हो गए, वो फिनिश हो गए, ठीक है। इसी के साथ सेकेंडली हम बात करते हैं टेल की, ठीक है। वहां पर टेल जो होगी, टेल का कुछ भाग बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी का पूरा भाग वहां से रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, क्योंकि वयस्क में टेल उपस्थित ही नहीं होती, तो टेल को रिमूव कर दिया जाएगा, राइट। रिमूवल हो जाएगा टेल का, और ये रिमूवल किस प्रोसेस के थ्रू होगा, किस प्रक्रिया के थ्रू होगा, एपोप्टोसिस के थ्रू, ठीक है। कोशिका की डेथ हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है टेल वाले भाग की, तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। अब एक चीज इंटरेस्टिंग सी ये है कि अगर टेल पार्ट रिमूव हो जाता है, हट जाता है, तो हम क्या देखते हैं, इसी के साथ साथ नोटोकॉर्ड जो सिर्फ टेल में उपस्थित थी वो भी हट जाएगी, ठीक है, वो भी रिमूव हो जाएगी, रिग्रेस हो जाएगी। और इसी के साथ साथ पीछे की तरफ नोटोकॉर्ड के ऊपर
तो क्या होगा, वो भी वहां से हमारी रिप्लेस हो जाएगी, वो भी हट जाएगी वहां से। ठीक है, तो नर्व कॉर्ड भी यहाँ से रिमूव हो गई। राइट, अब क्योंकि हमने एडहेसिव पैपिला देखा, टेल भाग देखा, टेल में तीनों स्ट्रक्चर्स का रिमूवल हो गया, हट गए, सरल संरचना की तरफ बदल गए। अब अगर हम बात करेंगे तो हमने पढ़ा था सेंसरी वेसिकल, ठीक है, संवेदी आशय। तो ये भी क्या होगा, धीरे धीरे वहां से हटने लगेगा, वहां से रिमूव होने लगेगा। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि जो ओसेलाइज की संरचना थी वो भी वहां से रिमूव हो गई। ठीक है, ओसेलाई उसी के अंदर उपस्थित थे, प्लस जो ओटोसिस्ट थे जो उसे बैलेंस प्रोवाइड कराते थे, जब उसे घूमना होता था, स्विमिंग करनी होती थी, तो एडल्ट क्योंकि एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं, चिपके रहते हैं सतह से, इसलिए उन्हें ओटोसिस की जरूरत ही नहीं, उन्हें संतुलन बनाना ही नहीं है। इसलिए ये वाला संरचना जो है ये धीरे धीरे रिमूव होती है, हटती है, तो ये भी धीरे धीरे इसका भी रिमूवल हो, ठीक है, ये भी हट जाएगा। राइट, अब इसी के साथ पीछे की तरफ क्या उपस्थित था, विस्ट्रल गैंग्लियन। तो वो जो गैंग्लियन है, विस्ट्रल गैंग्लियन, वो भी वहां से रिमूव होने लगेगा। राइट, और ये गैंग्लियन रिमूव क्यों होगा, क्योंकि जो एडल्ट फॉर्म में वयस्क अवस्था है वहां पर हम क्या देखेंगे कि वहां पर नर्वस सिस्टम बहुत छोटा सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा जटिल अवस्था में उपस्थित नहीं रहेगा वहां। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर रेट्रोग्रेसिव चेंजेस को कि क्या क्या वहां से रिमूव हो रहा है एक्चुअली, ये चीजें हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे। राइट, बाकी सारी चीजें वहां पर एज इट इज रहेंगी। और इसीलिए ये डिलेमा हुआ था कि जब नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड है ही नहीं यहाँ पर, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड नहीं है, तो कैसे आप इसे कोऑर्डिनेट में रख लो। तब फिर लार्वा का डिस्क्रिप्शन किया गया कि लार्वा में क्योंकि ये उपस्थित है तो हम इन्हें कोऑर्डिनेट में ही प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुए हमारे रेट्रोग्रेसिव चेंजेस। अब हम बात करेंगे हमारे प्रोग्रेसिव चेंजेस की जो आगे की तरफ हो रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव की तरफ, क्योंकि टेल रिमूव हो गई है, हट गई है, तो बॉडी जो है वो किस में डिवाइडेड हो जाएगी, जो शरीर है वो बॉडी एंड फुट में। राइट, और फुट भाग जो है, फुट भाग जो है वो किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ रहेगा, इसलिए ये वाले जंतु क्या रहेंगे, अटैच्ड। ये हमने बॉडी की बात की, बॉडी और फुट में पूरा डिवीजन हो जाएगा बॉडी। सेकेंडली अगर हम बात करें टेस्ट, तो वो टेस्ट भी पूरी बॉडी पर उपस्थित रहेगी, बहुत वेल डेवलप्ड हो जाएगी। इसके अंदर सारी कंटिकाएं, जितने भी कॉर्पसल्स होते हैं, कणिकाएं होती हैं, वो सारी इनमें डेवलप हो जाएंगी। तो स्पिक्यूल्स एंड कॉर्पसल्स इनमें डेवलप हो जाएंगे। राइट, टेस्ट का आवरण टेस्ट तो वो डेवलप होगी ही होगी। प्लस बॉडी अब किस फॉर्म में प्रोग्रेस कर रही है, एक पर्स लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, ऐसी संरचना में ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, सेकेंडली जब हम आगे बढ़ेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि जो माउथ है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, माउथ बड़ा हो जाएगा वहां से इजीली, ताकि वाटर अंदर की तरफ जा सके। इसी के साथ जो आगे हम बढ़ेंगे, माउथ के बाद क्या आता है, फेरिंक्स भाग। तो फेरिंक्स भाग में हम बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे कि जो फेरिंक्स भाग है वो ऑलमोस्ट
बॉडी प्रॉपर के ऊपर वाले भाग को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पर फेरिंग्स में हम देखेंगे बहुत सारे स्टिग्मेटा डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, जिनको हम बोलेंगे नंबर में बहुत सारे हो सकते हैं, 60,000 70,000 से वेरी कर सकते हैं स्पीशीज टू स्पीशीज। ठीक है, स्टिग्मेटा का नंबर अगर बड़ा है, गिल स्लिट्स वहां पर उपस्थित हैं, तो ये क्या बनाएंगे, फेरिंग्स का ब्रैंकियल कोश जो होता है, ब्रैंकियल सैक जो होता है, उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, ब्रैंकियल कोश को बनाएंगे। ब्रैंकियल कोश में ही हम देखते थे बहुत सारे स्टिग्मेटा व्यवस्थित रहते हैं। तो इस तरह की संरचना वहां पर बनाएंगे। गिल स्लिट्स भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एंडोस्टाइन होती है, वो भी वहां पर डेवलप हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ जो एट्रियम गुहा है, एट्रियम जो है वो भी बड़ा हो जाएगा और एट्रियोपोर के द्वारा बाहर खुलेगा। राइट, तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत अच्छे से वेल डेवलपमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि टेस्ट में एम्प्यूला जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। हमने एम्प्यूला स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि बिल्कुल घुंडीनुमा आकृति में ब्लड वेसल्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं, जिससे हमें रेड पैचेस देखने को मिलते हैं पूरी बॉडी के ऊपर। राइट, तो एम्प्यूला का डेवलपमेंट होगा, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह कार्य करेंगे, श्वसन अंग की तरह कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंटेस्टाइन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल कॉइल हो जाएगी, घूम जाएगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में डेवलप हो जाएगी, नीचे भी आ रही है और ऊपर की तरफ भी जा रही है। तो इस तरह से यहाँ संरचना देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कैरेक्टर की, राइट, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो क्योंकि वो वयस्क में बदल रहा है, तो वहां हम देखेंगे कि धीरे धीरे वहां पर रिप्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। इट मींस वहां गोनाड्स भी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, गोनाड्स का डेवलपमेंट हुआ है, जो हमने देखे थे कि ये हर्माफ्रोडाइट है, इनमें एग एंड स्पर्म जो होते हैं एक ही बॉडी के अंदर बनते हैं। तो गोनाड्स का डेवलपमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाता है यहाँ पर, और गोनाड्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन के लूप के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर इनकी उपस्थिति देखी जाती है। ठीक है, हमने जैसे स्ट्रक्चर बनाया था, तो इस तरह से यहाँ इंटेस्टाइन को कवर करते हुए यहाँ बीच में गोनाड्स उपस्थित है। राइट, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला। नेक्स्ट अगर हम बात करें लिवर की, तो यहाँ लिवर का भी डेवलपमेंट होता है। दैट मींस कहाँ होता है, स्टमक के आसपास वाले भाग में हमने देखा था, दो पिंडों में, दो लोब्स में लिवर डिवाइड हो जाता है। तो लिवर डिवाइड होकर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को सिक्रीट करता है, पाचक रसों को सिक्रीट करेगा, जिन्हें हम बोलते हैं पाचक रस या डाइजेस्टिव जूसेस। एक ग्लैंड की तरह, ग्रंथि की तरह कार्य करेगा, और वहां पर फिर एमाइलेज और ये सारे जितने भी एंजाइम्स होंगे वो भी रिलीज करेगा। तो इजीली यहाँ पर, अब जब हम इसकी माउथ की बात कर रहे हैं, हम माउथ बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत वेल डेवलप्ड माउथ यहाँ पर डेवलप हुआ है। तो इनका जो फूड लेने का तरीका होगा, भोजन को लेने का तरीका होगा, वो किस प्रकार का होगा, सीलियरी प्रकार का होगा, सीलियरी मैकेनिज्म के थ्रू हो। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम अगर बात करें तो पक्षमार्गों की सहायता से जल को अंदर ले जाया जाता है, और जल के साथ ही भोज्य पदार्थ भी वहाँ सीलिया के मूवमेंट के कारण अंदर की तरफ आते हैं। प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर के कारण
भोजन अंदर की तरफ आ पाता है। तो सीलियरी मैकेनिज्म यहाँ बनाते हैं, पहले सीलियरी मैकेनिज्म नहीं होता। ये सारे प्रोग्रेसिव चेंजेस की बात करें जो आगे की तरफ हर चीज को बढ़ा है, राइट। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलियरी मैकेनिज्म के बाद कि यहाँ 90 डिग्री एंगल से रोटेशन हो जाता है। क्योंकि पहले हमने क्या देखा था कि जैसे अगर ये लार्वा था तो हमने देखा था एट्रियोपोर भी यहाँ था और माउथ भी यहाँ था, ठीक है। तो माउथ का क्या होगा, 90 डिग्री एंगल पर रोटेशन हो जाता है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती हैं। तो उस कारण से हम क्या देखते हैं कि माउथ यहाँ डेवलप हुआ और एट्रियम यहाँ पर डेवलप, थोड़ा सा रोटेशन हुआ और इसीलिए उसकी संरचना हमें कैसे दिखती है, इस प्रकार की दिखती है और नीचे की तरफ फुट भाग। तो ये हो जाएगा हमारा माउथ भाग और ये हो जाएगा एट्रियोपोर भाग, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल पे रोटेशन होता है और इसीलिए जब हम इसकी पोलैरिटी देखते हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, डॉर्सल वेंट्रल अलग और एंटीरियर पोस्टीरियर अलग। तो इस तरह की हमें दिखेगी एंटीरियर भाग यहाँ है, पोस्टीरियर भाग यहाँ है, क्योंकि इसका रोटेशन हुआ है यहाँ से यहाँ, राइट। और डॉर्सल भाग यहाँ है, वेंट्रल भाग यहाँ है। तो इस तरह की पोलैरिटी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ मसल्स जो है यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो जाती है, मसल्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर भी साइफन्स बन जाते हैं और साइफन्स के साथ अंदर की तरफ स्पिंटल्स भी बनते हैं। तो बहुत ज़्यादा मांसपेशियों में डेवलपमेंट हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और जो फुट भाग है वो किसी काम का नहीं होता, मतलब बॉडी का कोई प्रोसेस यहाँ नहीं चल रहा है, ठीक है। ये सिर्फ अटैच होने में ही हेल्प करेगा। इसी के साथ जो हार्ट और पेरिकार्डियम है वो भी यहाँ वेल डेवलप हो जाते हैं। हार्ट और पेरिकार्डियम यहाँ पे बहुत अच्छे से बन जाते हैं ताकि पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो यहाँ पर इजीली वर्क कर सके। वही ब्रैंकियल सैक, बहुत सारी वेसल्स, आर्टरीज, इन सब का निर्माण होने लगता है, ठीक है, और बहुत प्रॉपर तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो यहाँ न्यूरल ग्रंथि जो होती है, न्यूरल ग्लैंड जो होती है वो यहाँ डेवलप हो जाती है, ठीक है। इस न्यूरल ग्लैंड के कारण ही यहाँ एक्सक्रीशन हो पाता है, राइट। सेकेंडली अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम प्रोग्रेसिव तरीके से किस तरह चेंज होता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गैंग्लिया जो होता है, सेरेब्रल गैंग्लिया जिसे कहते हैं या विसरल गैंग्लिया जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर एज व्यवस्थित रहता है न्यूरल ग्रंथि के पास में ही और वहाँ से नर्व्स निकलती है। तो इस तरह से संरचना हमें देखने को मिलेगी कि आगे की तरफ 3 और पीछे की तरफ 2 नर्व्स हमें इस प्रकार से देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ एक गैंग्लिया उपस्थित रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ एक गैंग्लिया है और उससे 3 आगे की तरफ, मतलब 3 नर्व्स ब्रैंकियल तरफ और 2 नर्व्स जो होती हैं वो लास्ट में एट्रियम भाग की तरफ जाती है और इस तरह की संरचना को डेवलप करती है। तो ये जटिल से थोड़ा सरल की तरफ आ रहा है। तो प्रोग्रेसिव चेंज है एक तरह से कि विसरल गैंग्लिया से भी न्यूरॉन्स निकल रहे हैं, नर्व्स निकल रहे हैं। तो ये सारे हम प्रोग्रेसिव चेंजेस में प्लेस कर सकते हैं इजीली। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस की, सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडियन लार्वा, ठीक है। इसका कोई सिग्निफिकेंस भी रहा होगा। नंबर 1 हम बात करेंगे
टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, कि इस लार्वा का क्या महत्व है आगे जाकर, राइट। तो जब भी हम नॉर्मली अगर बात करते हैं टेक्सोनॉमी की, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि उसे हमें सही जगह पर प्लेस करना है, किस ऑर्डर में प्लेस कर रहे हैं, किस ग्रुप के अंदर प्लेस कर रहे हैं, वो प्लेसिंग होती है टेक्सोनॉमी, ठीक है, कि उसे हमें एक तरह से अच्छे से क्लासिफाई करके सही जगह पर प्लेस करना। तो हम बात करते हैं कोवालेस्की की। ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने लार्वा के अंदर कॉर्डेट्स के लक्षण को स्टडी किया, ठीक है, जो कि इन्हें क्या दिखे, गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, नर्व, राइट। ये तीनों संरचनाएं इन्हें देखने को मिली लार्वा। तो उस बेसिस पर फिर इस लार्वा के बेसिस पर इसके पूरे परिवर्तन को देखने के बाद, इसकी पूरी संरचना को देखने के बाद इसे कॉर्डेट्स रूप में प्लेस किया गया। तो ये टेक्सोनॉमी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है लार्वा, कि अगर लार्वा नहीं होता सपोज, तो हम इसे कॉर्डेट में कभी प्लेस ही नहीं कर पाते, हम कह ही नहीं पाते कि इसके अंदर कॉर्डेटा के लक्षण कैसे कहते हैं। इसलिए ये टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस रखता है, इसलिए हम उसे इसको स्टडी कर एक करेक्ट प्लेस पर, एक करेक्ट ऑर्डर पर रख पाए और इजीली इसे क्लासिफाई कर पाए, वरना हमें क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। सेकेंड अगर हम बात करें तो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस है। जैसे अगर हम बात करें तो फाइलोजेनी को हैकेल ने बहुत अच्छे से समझाया था, उसकी थ्योरी थी रिकैपिटुलेशन थ्योरी के द्वारा। ये जो उसकी थ्योरी थी उसके द्वारा उसने फाइलोजेनी को समझाया। और फाइलोजेनी की अगर हम बात करते हैं तो फाइलोजेनी क्या है कि इनके पूर्वजों से इसका रिलेशन। तो जब हमने इस लार्वा को देखा तो हमने देखा इसमें कॉर्डेट के लक्षण हैं जो इसके पूर्वजों जैसे हैं, ठीक है, इसके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे उनके जैसे इसके लक्षण हैं, इसलिए इसे कॉर्डेटा में हमने प्लेस किया। तो इसके जो लक्षण हैं वो क्योंकि पूर्वजों से मिलते हैं, इसलिए फाइलोजेनी शो करता है कि इसके पूरा अगर हम ट्री बनाना चाहें फैमिली का, फैमिली ट्री को हम फाइलोजेनी से भी बोलते हैं, तो इनके एंसेस्टर्स में भी सेम कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, मतलब हम एक रिलेशन बता सकते हैं कि ये मैच करते हैं उनसे, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस भी लार्वा में ही देखने को मिला, हमें एडल्ट्स में देखने को नहीं मिला, इसलिए ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। और थर्ड है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब होता है इधर उधर फैलना। जैसे अगर हम बोलते हैं सीड डिस्पर्जन, तो किसकी वजह से हो रहा है, विंड की वजह से हो रहा है, एयर आ रही है और सीड्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग डायरेक्शन में फैला है। ऐसे ही हम बोलते हैं इनके वे में कि एसिडियन लार्वा डिस्पर्जन के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट मीन्स कि इनके कारण स्पीशीज का डिस्पर्जन हो सकता है, ठीक है। अब हम बोले कैसे हो सकता है, क्योंकि लार्वा है घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, एडल्ट एक जगह पर रहता है, वो नहीं घूमता, तो वो अपने आप को फैला नहीं सकता, एक जगह पर ही रह सकता। लेकिन लार्वा क्योंकि इनके अंदर कैरेक्टर है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का, तो इसलिए ये बहुत सारी जगह पर घूम सकते हैं और अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा है कि अगर इन्हें एक समुद्र में प्रेजेंट है, मूवमेंट करते हुए दूसरे समुद्र में भी जा सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी स्पीशीज को बढ़ा सकते हैं। तो स्पीशीज डिस्पर्जन की प्रॉपर्टी इनमें होती है कि अपनी स्पीशीज को, अपनी ही जातियों को फैला सके, अलग अलग जगह पर ले जा सके, ठीक है, और फिर वहाँ जाके कायांतरण करे ताकि वहाँ पे भी हर्डमानिया जो है वो प्रेजेंट रह सके। इसी के साथ क्योंकि ये फ्लोट करते हैं, ठीक है, एक तो हमने बोल दिया कि ये मूविंग नेचर के हैं, इसलिए अपने आप को डिस्पर्स कर सकते हैं, फैला सकते हैं।
सेकेंडली हमने बोला क्योंकि ये मूविंग नेचर के हैं तो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर इनके ऊपर एनिमी आएगा तो ये कहीं जाकर छुप जाएंगे, किसी स्टोन के आसपास कहीं पे भी जाके अपने आप को हाइड कर सकते हैं। और जब इनके पास हाइडिंग प्रॉपर्टी है, छुपा सकते हैं अपने आप को, तो ये अपनी स्पीशीज के नंबर को मेंटेन भी कर सकते हैं, नियमित भी कर सकते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि कोई बड़ी जानवर, बड़ी फिश आ रही है और इन्हें जस्ट खत्म कर, तो स्पीशीज को मेंटेन कर पा रहे हैं। इसलिए हम इन्हें बोलते हैं, ये इम्पोर्टेंस रखते हैं कि अगर ये एक जगह पर रह रहे होते तो ये मेंटेन ही नहीं कर पाते, छुप नहीं पाते किसी एनिमी से, और फिर वो वहीं शिकार हो जाते किसी भी बड़े जीव का, बड़े जंतु का। तो इस तरह से लार्वा की 3 इंपॉर्टेंस है, एक टेक्सोनॉमी के वे में कि कहाँ हम प्लेस कर रहे हैं, एक फाइलोजेनी के वे में कि कैसे वो रिलेटेड हैं अपने पूर्वजों से, और एक डिस्पर्सल वे के वे में कि ये कैसे अपना फैलाव कर सकते हैं, अपने आप को फैला सकते हैं अलग अलग जगहों